नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे मृदा। हमने मृदा के अंदर कल पढ़ा था कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, हमने देखा था शैल चट्टानों और खनिजों, साथ साथ ह्यूमस, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, ये सभी मिलकर के जो है वो मृदा का निर्माण करते हैं। ये हमने पढ़ा था कल। अब देखो, मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। कल हमने मृदा परिच्छेदिका के बारे में भी पढ़ा था कि मृदा की विभिन्न परतों का जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, या फिर मृदा की विभिन्न परतों का ऊर्ध्वकाट, है ना। हिंदी में हम उसे ऊर्ध्वकाट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, या फिर मृदा संस्तर भी कहते हैं। और हमने मृदा की विभिन्न परतों के बारे में हमने कल अध्ययन भी किया था, जिसके अंदर 4 परतें हमने देखी थी। ए संस्तर, जिसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं, बी संस्तर, जिसे मध्य परत कहते हैं, सी संस्तर, और चौथा हमने देखा था आधारशल। आज हम बच्चों मृदा के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मृदा की यदि हम बात करें तो मृदा तो वैसे बहुत ही कई प्रकारों की होती है, लेकिन यहाँ पर हम विशेष 4-5 प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे आपकी बुक में। तो यदि हम देखें तो मृदा जो है, बलुई मृदा होती है, दुमटी मृदा होती है, चिकनी मृदा होती है ना। इसके अलावा मृणमय मृदा होती है, मृत्तिका होती है, लाल मृदा होती है ना, पीली मिट्टी होती है, कई प्रकार की मृदा होती है वैसे तो, है ना। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बलुई मृदा। यदि हम बलुई मृदा की बात करें बच्चों, तो ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक मात्रा में पाया जाता है, या सभी कण जो होते हैं बड़े बड़े कणों के रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर जो मृदा के कण होते हैं वो बड़े कणों के रूप में पाए जाते हैं, या सभी कण जो होते हैं बड़े होते हैं। इस प्रकार की जो मृदा होती है इसको हम क्या कहते हैं, बलुई मृदा कहते हैं। अब देखिए, बलुई मृदा की यदि हम बात करें तो जब मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो है रिक्त स्थान अधिक पाया जाएगा, है ना। कण जो है बड़े बड़े होंगे तो दूर दूर होंगे, जिसके कारण जो है उनके अंदर रिक्त स्थान अधिक होगा, जिसके कारण उनके अंदर जो है वायु भरी रहेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बलुई मृदा जो होती है ये सुवातित होती है। कई बार ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि वायु सुवातित होती है। ये वाली मिट्टी जो होती है, बलुई मृदा जो होती है, सुवातित होती है। तो सुवातित का मतलब हमें नहीं आता। सुवातित का मतलब ये है कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मृदा के या मिट्टी के कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनके अंदर वायु भरी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुवातित मृदा कहते हैं। समझ में आया। तो ये जो हमारी सुवातित मृदा होती है, बलुई मृदा, इसके अंदर यदि हम जल डालें तो इसकी अंतर्श्रवण दर भी जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जल डाला जाता है तो तुरंत जल का जो है ये वापस निकास भी कर देती है। इसमें पानी ठहरता ही नहीं है, क्योंकि इसकी अंतर्श्रवण दर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों हम मृणमय मृदा की बात करें। तो मृणमय मृदा जो होती है, मृणमय मृदा जो होती है इसके अंदर ऐसी मृदा जिसके अंदर बारीक कणों का अनुपात जो है अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब सभी जो कण होते हैं मिट्टी के यदि बारीक हो, या मिट्टी के कणों का अनुपात बहुत ही सूक्ष्म हो, तो इस प्रकार की मृदा को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की मृदा को हम मृणमय मृदा कहते हैं। तो अब देखिए, मृणमय कणों से ही हम उसकी विशेषताओं के बारे में वैसे तो जान सकते हैं, क्योंकि जब कण अनुपात में बहुत ज्यादा सूक्ष्म होंगे या छोटे छोटे होंगे तो ऑब्वियस है कि इनके बीच में जो है रिक्त स्थान कम पाया जाएगा। जब इनके बीच में रिक्त स्थान कम पाया जाएगा, इसका मतलब ये जो मृणमय मृदा होती है ये सुवातित नहीं होती है ना। बलुई मृदा की जितनी ये सुवातित नहीं होती। इसके साथ साथ यदि हम इसके अंदर जल डालें तो जल डालने पर हम क्या देखते हैं कि इसकी अंतर्श्रवण दर जो होती है अधिक होती है। इसके अंदर पानी जो होता है वो ठहरता है ना। ये जल का निकास जल्दी से नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि मृणमय मृदा जो है हमारे लिए ज्यादा अच्छी है ना, बलुई मिट्टी से, है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे। मृणमय मृदा के बाद दुमटी मृदा की यदि हम बात करें तो दुमटी मृदा किसे कहते हैं। दुमटी मृदा के अंदर देखो, सभी कण जो होते हैं, मिट्टी के जो कण हैं, मृदा के जो कण हैं, न ज्यादा छोटे होते हैं न ज्यादा बड़े होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की मृदा को हम क्या कहते हैं, दुमटी मृदा कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि पौधों को उगाने के लिए हम किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि तो फिर मैम हम पौधों को लगाएं तो फिर पौधे उगाएं तो किस मिट्टी में उगाएं, है ना। तो यदि मैं आपको कहूं कि वैसे तो चिकनी मिट्टी जो है ज्यादा अच्छी रहती है, और दुमटी मृदा भी इसके लिए अच्छी है, क्योंकि इसके कण न ज्यादा अधिक बड़े होते हैं न ही ज्यादा अधिक छोटे होते हैं, जिसके कारण ये थोड़ी सुवातित भी होती है
और इसकी अंतःश्रवण दर भी ज्यादा होती है। जब जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी मिट्टी की, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर फसलें भी अच्छी हो सकती है, पौधे भी अच्छे ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं पौधों को उगाने के लिए हम जो है सबसे अच्छी मिट्टी हमारी दुमटी मृदा जो है इसका उपयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कल हमने बात करी थी मिट्टी के ऊर्ध्वकाट की बात करी थी, वर्टिकल जो है परतें हमने देखी थी कल उसकी मिट्टी की। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था शीर्ष मृदा, जिसे हम ये संस्तर कहते हैं। हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा हुमस की मात्रा पाई जाती है, और मिट्टी के अंदर सभी पोषक तत्व जो होते हैं शीर्ष मृदा में ही सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो दुमटी मृदा होती है ये बच्चों शीर्ष मृदा में ही पाई जाती है। अब आया आपको समझ में कि जहां पर भी पौधे लगे हो तो वहां पर जो ऊपर ऊपर की मिट्टी होगी वो क्या होगी? एक तो उसको शीर्ष मृदा कहेंगे, और ये मिट्टी जिसके अंदर पोषक तत्व भी अच्छे होंगे और न मिट्टी के कण ज्यादा बड़े होंगे ना ही छोटे होंगे। दुमटी मृदा जो है सबसे ऊपरी भाग में शीर्ष मृदा में पाई जाती है, जिसके अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, हुमस भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और ये सुवातित भी होती है। अब चलते हैं बच्चों गाद की बात करते हैं। गाद क्या होती है? देखो गाद की यदि हम बात करें तो नदी नाले जब बहते हैं तो उसके बाद नदी नालों के बहने के बाद निक्षेप के रूप में जो मिट्टी वहां पर पाई जाती है वो क्या कहलाती है? वो गाद कहलाती है। क्या कहलाती है? गाद कहलाती है ना? तो ये जो गाद होते हैं, गाद के जो कण होते हैं ये बालू और चिकनी मिट्टी के अमाप के बीच के होते हैं। हमने देखा था बलुई मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा बड़े कण होते हैं और चिकनी मिट्टी के अंदर देखा था बहुत बारीक कण होते हैं। तो इनके बीच के यानी कि मीडियम साइज के जो है कण पाए जाते हैं। दुमटी मृदा की तरह ही इनके कण पाए जाते हैं। किसके? गाद के, है ना? अब देखो दुमटी मृदा के अंदर हुमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस मृदा के अंदर पौधों की वृद्धि और विकास के लिए दुमटी मृदा सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। अब देखो बच्चों इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करना चाहेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करना चाहेंगे कि हमने जो है विभिन्न प्रकार की मृदाओं को इकट्ठा किया। जैसे कि आपके यहाँ पर चित्र में दे रखा है पेज नंबर 104, चित्र 9.4 के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर ए बी सी डी और ई के अंदर मिट्टी के विभिन्न प्रोसेस दिखाए हैं हमें। वो क्या बता रहा है कि हमने विभिन्न प्रकार की मिट्टी ली, हमने बलुई मिट्टी ली, हमने दुमटी मृदा ली, हमने मृणमय मृदा ली और हमने चिकनी मिट्टी भी ली, है ना? सभी प्रकार की मृदा हमने ले ली। अब थोड़ी थोड़ी ले ली, एक एक दो दो मुट्ठी ले ली और सबके अलग अलग हमने रख दिया उसको, है ना? अब हमने क्या किया कि 1 बाय 1 सब मृदा को हमने लिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इतना कि जितना वो अवशोषित कर सके। और अवशोषित करने के बाद देखिए चित्र पॉइंट ए के अंदर हम जो है 9.4 ए, इसके अंदर देखिए हम पानी मिला रहे हैं, इसको गूंद रहे हैं मिट्टी को। फिर इसके अंदर बी के अंदर देखो इतना हमें गूंदना है कि इसका गोला बन जाए। फिर सी के अंदर देखिए हमने पूर्ण रूप से एक सुंदर सा गोला बनाया है। क्या इस मिट्टी से गोला बन रहा है? हमें तो चेक करना है कि कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी है या कौन सी मिट्टी के कण किस प्रकार के, इसीलिए तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आया? हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की मिट्टी ली है, 1 बाय 1 एक एक मिट्टी को लेंगे, उसमें पानी घोलेंगे और उसको फिर हम जो है विभिन्न शेप दे करके देखेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी है, कौन अधिक समय तक पानी को रोक के रख सकती है अपने अंदर। समझ में आया? फिर देखो डी के अंदर हमने क्या किया है कि उसका हमने बेलन भी बना के देखा है ना? उसको शेप दिया हमने दूसरा। और फिर डी के अंदर देखिए सी में हमने जो है एक चक्र बनाया है गोल, एक रिंग बनाई है, रिंग का शेप दिया है। क्या उस मिट्टी से रिंग बन रही है? क्या उससे बेलन बन रहा है? क्या उससे गोला बन रहा है? इससे हम पता लगा सकते हैं कि मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता कैसी है, या मिट्टी के कणों का आमाप क्या है, उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए भुजो के मन में एक प्रश्न आ रहा है बेटा कि भुजो ये जानना चाहता है कि मटका है, ठीक है मैम आपने कहा कि ये खिलौने तो हम इस मिट्टियों से बना सकते हैं, बलुई मिट्टी से खिलौने नहीं बनेंगे, बाकी सबसे बन ही जाएंगे, है ना? लेकिन इसके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मटका और सुराही बनाने के लिए हम किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल ये मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न आता है, सभी के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि मटकियां और ये तो जल्दी से नहीं फूटती है, हम जो खिलौने बनाते हैं वो तो जल्दी से टूट जाते हैं, है ना? लेकिन ये किस मिट्टी से बनते हैं? तो यदि हम बात करें मटकी है, सुराही है, घर में जो हम परात है या मिट्टी के बर्तन जो यूज करते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वो जो है बच्चों चिकनी मिट्टी या फिर मृणमय मृदा के बनाए जाते हैं। समझ में आया?
इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने में भी हम किस मिट्टी का उपयोग करते हैं? चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं बच्चों, हम मृदा के गुणों के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मृदा के गुणों, पहला गुण हम देखने जा रहे हैं अंतःश्रवण दर। अभी हमने देखा था किस प्रकार से हमने जो है वो जल की मिट्टी की जो है अंतःश्रवण दर हमने निकाली थी। ठीक उसी प्रकार से हम कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर पहेली और बुजों ने क्या किया है, एक प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके अंदर 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग लिए हैं, है ना। क्या किया देखो सुनो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, हमारे घर के अंदर का फर्श और घर के बाहर जहां पर मिट्टी है वहां का फर्श लिया, एक चौकोर वर्ग बनाया हमने 6x6 का या 3x3 का, आपकी इच्छा हो जैसा आप बना सकते हैं। एक वर्ग चौक से हमने खींच दिया, एक वर्ग बना दिया, बाहर भी बना दिया घर के और अंदर भी बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक समान आकार की 2 बोतलें ली जिसका आकार बिल्कुल समान है, साइज बिल्कुल समान है, दोनों को पानी से भर लिया। अब मैंने क्या किया कि पहले मैं बाहर गई और बाहर जाकर के मैंने उस मिट्टी के ऊपर वो पानी, एक बोतल पूरा खाली कर दिया, और फिर मैं अंदर आई और फिर मैंने अंदर जहां पर मैंने वो वर्ग बनाया था, है ना, उसके ऊपर मैंने वो पानी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने कुछ देर बाद देखा तो जो अंदर की फर्श पे जहां मैंने पानी गिराया था वहां पर क्या हुआ, पानी जो है बाहर की तरफ फैल गया, वर्ग से बाहर निकल गया, क्योंकि वो जो भूमि थी उसने जो है जल को अवशोषण नहीं कर पाई। जबकि बाहर जाके जब मैंने देखा मिट्टी वाले भाग के अंदर, तो मैंने देखा कि पानी तो पूरा अवशोषित हो गया, कोई भी एक बूंद भी पानी जो है वर्ग से बाहर नहीं निकले, है ना। तो इससे अब हमने क्या किया कि हमने इसका टाइम पीरियड भी जो है नोट कर लिया, ठीक है। जल की मात्रा भी हमने नोट कर ली। मान लो कि हमने जो है बोतल के अंदर 200 ml जल लिया, और मान लो कि इसको समय लगा कितना, 20 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो हम इससे अंतःश्रवण दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सूत्र भी है जो कि हमने बोर्ड पे भी लिख रखा है कि अंतःश्रवण दर निकालने के लिए सबसे पहले जल की मात्रा हमने कितनी ली है, जैसे हमने 200 ml की बोतल ली या फिर हमने 100 ml की बोतल ली या 60 ml की बोतल ली, तो जितना भी जल हमने लिया है उस जल की मात्रा हम लिखेंगे, उसके अपॉन या फिर बटा, बटा के अंदर हम क्या लिखेंगे, कितना समय इसको जल को अवशोषित करने में लगा। तो कितना समय लगा, मान लो हमने 20 मिनट्स लगा, है ना। तो हम इसकी अंतःश्रवण दर निकालेंगे, अंतःश्रवण दर इक्वल टू जल की मात्रा अपॉन इसमें लगा समय। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम इसकी अंतःश्रवण दर निकाल सकते हैं कि कोई भी मिट्टी जो है कितना जल जो है कितने समय के अंदर अवशोषित कर सकती है। तो बच्चों, आज हमने मिट्टी के एक गुण के बारे में पढ़ा और मृदा, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं हमने देखी। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे हम। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।